हेलो दोस्तों, हिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यानी पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सही है, तब एक गलत देखना है। और एक तरफ हस्तापत्य दिया हुआ है और दूसरा इसका अब स्थिति का मिलान करना है। ए नंबर में है अटाला मस्जिद। तो अगर अटाला मस्जिद की हम बात करें तो ये जौनपुर शहर में स्थित है। तो क्या है, ये सही दिया हुआ है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। अटाला मस्जिद का निर्माण अगर पूछ ले कि किसने करवाया था, तो सरकी वंश का शासक, सरकी वंश का शासक नाम क्या था? इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह ने कराया था। तो ये एक पॉइंट इसमें आपको ऐड ऑन कर लेना है। ठीक, वहीं अगर बात करें बी में है गयासुद्दीन का मकबरा। तो ध्यान दीजिएगा, यह दिल्ली में है, यानी ये भी सही दिया हुआ है। तो ये बात आपको बस ध्यान में रख लेना है। चूंकि गयासुद्दीन का जो मकबरा की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यह तुगलक वंश, कौन वंश? तो तुगलक वंश की वास्तुकला का, वास्तुकला का क्या है? एक प्रमुख उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। तो एक एक पॉइंट इसमें क्या करेंगे, ऐड ऑन करते चलेंगे। वहीं ऑप्शन सी है मांडू का किला, जो कि क्या दिया है? चित्तौड़। और यही क्या यहाँ पर है? गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सुमेलित नहीं है। अगर मांडू का किला चित्तौड़ में नहीं है तो फिर है कहाँ, ये भी तो पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मांडू का जो किला है ये मध्य प्रदेश में, कहाँ? तो मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश के मांडू में क्या है? स्थित है मांडू का किला। और अगर लास्ट हम ऑप्शन की बात कर लें, और यहाँ देखिए चित्तौड़ दिया था, इसीलिए क्या हो गया? गलत हो गया। अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन जामा मस्जिद का, जो कि कहाँ दिया है? यहाँ पर अहमदाबाद। तो ध्यान रखिएगा, ये युग्म भी सुमेलित है सही। क्यों? क्योंकि जो जामा मस्जिद है ये 1423 की बात हो रही है। ठीक, जो कि अगर हम बात करें तो अहमद शाह प्रथम द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो अहमद शाह प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। और जामा मस्जिद दिल्ली वाला नहीं सोच लेना है, यहाँ पर अहमदाबाद में भी एक है जो कि अहमद शाह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम आपको दर्शाना है। ठीक है, कहाँ का? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको पढ़ाएं कि क्या 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 हो जाता है। संगम वंश, उसके बाद आता है सालूब वंश, और फिर क्या आता है? तुलुब वंश, और उसके बाद कौन सा आता है? आरबीडू वंश, आरबीडू वंश। ठीक, तो ये देखिए क्रम कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम संगम वंश की बात करें तो 1336 से 1485 ईस्वी, हो सके आपको ईस्वी ही मिलान के रूप में दे दे। सालूब की अगर हम बात करें तो 1485 से 1505 ईस्वी। ठीक, वहीं तुलुक की बात करें तो 1505 से 1570 ईस्वी। और लास्ट आरबीडू की बात करें तो 1570 से हो जाएगा कहाँ? 1652 ईस्वी। तो ये ईस्वी भी आपको क्या कर लेना है? साथ ही साथ ध्यान में रखना है। वहीं आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक की बात आती है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, जो कि नामक दो भाई थे जिन्होंने 1336 में
इस वंश का स्थापना किया था, किस वंश का, तो संगम वंश का। ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें सालुब वंश का, सालुब वंश के संस्थापक का या स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा इसका स्थापना सालुब नरसिंह देव राय ने किया था। ठीक, तो एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वही बात करें तुलुब वंश का कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रसिद्ध शासक पूछे तो कृष्ण देव राय हो जाएंगे तुलुब वंश के। कौन, तो कृष्ण देव राय का नाम इसमें ध्यान रखिएगा। और लास्ट कौन आ जाएगा, अरबीडू वंश। तो यही हमें क्रम क्या करना था, दर्शा लेना था। तीसरा प्रश्न आ चुका है, बहमनी साम्राज्य में चौल और डामोल, नाम थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा, चौल और डामोल निम्नलिखित में से क्या था, तो ध्यान रखिएगा ये क्या था, स्थापत्य कला था या फिर बंदरगाह था या मंदिर था या स्थानीय पंचायत था। और किस साम्राज्य की बात हो रही है, तो बहमनी साम्राज्य की। और नाम क्या है, चौल और डामोल। तो ध्यान दीजिएगा ये एक बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह था। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि चोल की जो बात आई है, चोल लिखिएगा, चौल यहाँ पे कहीं कहीं पे चौल भी रहेगा या चोल भी रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये पहले महाराष्ट्र राज्य के क्या कहता है, रायगढ़ जिले में, कौन जिले में, तो रायगढ़ जिले में पहले ये स्थित था। ठीक, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं डामोल की जो बात आई है, डामोल बंदरगाह, तो ये भी कहाँ स्थित था, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित था। तो दोनों कहाँ स्थित था, महाराष्ट्र में ही। और ये सब क्या है, व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चूंकि इन बंदरगाहों से, जो लिख लीजिएगा एक पॉइंट, कि इन बंदरगाहों से प्राप्त होने वाला जो राजस्व था वो क्या था, बहमनी सल्तनत के लिए, यानी कि बहमनी साम्राज्य के लिए क्या था, आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं और एक एक बिंदु आपको भी नोट डाउन करते हुए जाना है। अबुल फजल ने किसे फर-ए-इजदी कहकर संबोधित किया था, ये टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, फर-ए-इजदी। और किसने, तो अबुल फजल ने। इस तरह से प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सच्चे बादशाह को। किसको, तो सच्चे बादशाह को। कभी कभी आपको आंसर कहीं कहीं देवी ज्ञान को भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर जब आपको प्रायोरिटी देना है तो सच्चे बादशाह को दीजिएगा, अगर ऑप्शन में दोनों मौजूद हो तो। और यहाँ तो ऑप्शन ए सच्चे बादशाह ही आ गया है, तो क्रम के रूप में भी पहला में यही हो जाएगा। किसको, तो सच्चे बादशाह को। ठीक, अगर हम और इसमें कुछ बात करें तो क्या ध्यान रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें सच्चे बादशाह वाला। सच्चे बादशाह का सेंस ये हो गया कि अकबर को कहा, जो कि, और ये बात किसको कहा था ये भी तो पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसने अकबर को कहा था। किसको कहा था, तो अकबर को कहा था। क्यों कहा था ये ऐसा वर्ड, चूंकि जो एक आदर्श
आदर्श और क्या कहता है, ईश्वरीय प्रतिनिधि शासक को क्या करता है, दर्शाता है। इसलिए अबुल फजल ने अकबर को कहा था कि ये ऐसा शासक है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक क्या है, मासिर ए आलमगीरी की रचना किसने की थी। और ये पुस्तक का नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ किसकी, तो औरंगजेब की। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुस्तैद खां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये बात हुआ पहला पॉइंट। वही ऑप्शन नंबर ए है खफी खां। तो खफी खां से ध्यान रखिएगा कि इसने मुतखाब, देखिए नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको नोट डाउन करना ही होगा, मुतखाब उल लुबाब इस ग्रंथ को लिखा था। तो ये आपसे हो सके अगला बार खफी खां का ही पूछ लिया जाए कि इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, लेकिन हमसे औरंगजेब वाला पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर जान गए। साथ ही साथ ऑप्शन बी है अब्बास खां शेरवानी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, तारीख ए शेर शाही, हो सके आपको मिलान के रूप में पूछ दे। तारीखे शेर शाही नामक पुस्तक को लिखा था और इसमें वर्णन था किसका, तो शेर शाही से ध्यान आ जाएगा कि शेर शाह सूरी के शासन काल का वर्णन, शेर शाह सूरी के शासन काल का वर्णन इस पुस्तक में आपको मिलेगा, जो कि अब्बास खां शेरवानी ने किया है। ठीक, वही मुस्तैद खां जान ही गए। लास्ट है बर्नियर। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि इसने लिखा था क्या, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो बर्नियर ने, जो कि क्या था, एक फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक। कहा क्या, तो फ्रांसीसी। तो ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि इस किताब में ये क्या किया, मुगल एम्पायर यानी मुगल कालीन भारत का वर्णन किया है। तो ये सब बातें बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आ चुका है मिलान करने वाला, सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, बरीद है, क्या है, बरीद। तो बरीद किसको कहा जाता था, ये आपको मिलान करना है। ठीक, तो ध्यान रखना हमें सही पूछा गया है। तो ये क्या है, बरीद की अगर हम बात करें तो पहले देख लेते हैं क्या है, सूचना अधिकारी। इसका मिलान करते चलिए। तो अगर हम बरीद की बात करें तो ये हो जाएगा खुफिया अधिकारी से संबंधित, खुफिया या फिर यहाँ पर रह सकता था गुप्तचर विभाग का अधिकारी, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिलान में। ठीक, वहीं अगर हम बात करें बाकिया नवीस का, तो ध्यान रखिएगा ये मुगल कालीन सूचना अधिकारी था। क्या था, मुगल कालीन में सूचना अधिकारी बाकिया नवीस संबंधित हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 1 नंबर। सी की बात करें तो अमल गुजार किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुगल कालीन बहु राजस्व अधिकारी से। ठीक, तो सी का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। और लास्ट बच्चा क्या हमारा, काजी। तो काजी जो संबंधित हो जाएगा, ये न्याय विभाग प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। तो ये हो गया डी का 4 नंबर। और हमें यही क्या करना था, अच्छे से मिलान कर लेना था। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। और हिस्ट्री के इसमें सारे हिस्ट्री के प्रश्न शामिल गए, चाहे मिडाइवल हो, एंशिएंट हो या फिर मॉडर्न हो।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है। ये तो आपको हम डिस्कशन में ही इतना बार पढ़ा चुके हैं कि आराम से आंसर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक, वहीं दादा भाई नौरोजी से आप ध्यान रख सकते हैं कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है, इस तरह से भी दे देता है। इनसे संबंधित अगर और बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश संसद का पूछ लिया जाता है। सदस्य बनने वाले क्या थे, ये पहले भारतीय हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ आपको इनसे संबंधित ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने 1886, 1893 और 1906 में क्या किया था, यानी कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने क्या किया है, अध्यक्षता किया है। और ये अध्यक्षता करने वाले क्या थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। क्या थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। तो देखिए दादा भाई नौरोजी से संबंधित कितनी सारी आपको जानकारी दे दी गई। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और ये देखिए, ये चैनल से संबंधित जानकारी है, तो आप लोग एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा। बाकी आपका कोई इस क्लास से, इस चैनल से संबंधित प्रश्न हो, डाउट हो, कुछ सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। एक कमेंट से हमें भी आप मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस का आपको फुल निचोड़ दिया जाता है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और हाँ, साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी है। बाकी आगे की प्रश्न पर देख लेते हैं हिस्ट्री का। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि शुरू कब हुआ था, तो डेट इसका जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब, तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कोलकाता के क्या कहता है, टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल में। ठीक, यानी कि औपचारिक शुरुआत हुई थी। और इसी दिन को भी क्या नाम से और जाना जाता है, आपको पता होगा, स्वदेशी आंदोलन के नाम से, स्वदेशी आंदोलन के नाम से। हालांकि अगर बात करें कि बंगाल विभाजन की योजना की बात करें, तो ध्यान रखिए ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुई थी। 1905 से लागू हुई थी, लेकिन शुरू हो गया था इसका 7 अगस्त 1905 से ही। ठीक, तो बस ये छोटा सा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रख लेना था। 9 नंबर की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर एक डेट और है, 20 जुलाई 1905। अब ये बंगाल विभाजन से किस तरह संबंधित है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 पे आ गए। कामागाटा मारू क्या था, नाम ध्यान दीजिएगा, कामागाटा मारू। तो ध्यान रखिएगा कि ये कनाडा की यात्रा हेतु एक जहाज था। ठीक, ये बात आपको पहले से भी पता होगा। और इसको कहा जाता है कि क्या कहता है, इसमें अगर हम बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखिए कि 1914 में, कब की बात है, तो 1914 में, कि ब्रिटिश भारत के हिस्से पंजाब से, कहाँ से, पंजाब से 376 यात्री, ये डेटा पूछ लिया जाता है कि इसको लेकर
इसको लेकर क्या कहता है, इस नाम का जो जहाज है, इस तरह से लिखिए, इस जहाज को या ये जहाज संघाई योकोहामा से गुजरते हुए कहाँ के लिए रवाना हुआ था? हांगकांग से वैंकूवर के लिए रवाना हुआ था। वैंकूवर के लिए क्या हुआ था? रवाना हुआ था। ये बात हुई पहला पॉइंट। फिर आप ध्यान रखिएगा कि जहाज पर जो थे अधिकतर सिख और क्या कहता है, पंजाबी मुस्लिम यात्री सवार थे। ठीक, कभी कभी आपको ये भी कथन के रूप में दिया रहेगा। जब यह कनाडा पहुंचा तो केवल क्या हुआ, 24 यात्री को ही प्रवेश मिला। कितना यात्री को? तो 24 यात्री को ही प्रवेश मिला। कहाँ पहुंचने पर? कनाडा पहुंचने पर। ये डाटा भी ध्यान रख लीजिएगा। जबकि जो शेष कितने यात्री बच गए, 352 यात्री जो थे, उनको क्या कर दिया गया, इस प्रवेश से वंचित कर दिया गया था और उनको जबरदस्ती भारत भी भेज दिया गया था। ठीक, तो इस पार्टी की काफ़ी मतलब इसकी फिर बाद में काफ़ी आलोचना भी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस संघर्ष में लौटने के क्रम में 22 लोगों की मौत भी हो गई थी। 10 नंबर की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किसे भारत का नक्शा बनाने का दायित्व सौंपा गया था? तो पहले तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक, अगर हम बात करें इसके आंसर की तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा जेम्स रेनेल। किसको बनाया गया था? तो जेम्स रेनेल को भारत का नक्शा बनाने का। वहीं बात करें कि यह जो नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया तो 1779 में यह नक्शा जो है ए बंगाल एटलस, कौन एटलस? तो ये बंगाल एटलस के नाम से प्रकाशित किया था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम ये क्या था, ब्रिटिश भूगोल बता था। कौन? तो जेम्स रेनेल। नाम थोड़ा ध्यान ज़्यादा रख लीजिएगा, पूछ सकता है। बाकी और इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एक नाम आप इसमें और ध्यान रख सकते हैं, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल के बारे में। क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये भी क्या था, एक स्कॉटिश भूगोल बस्ता था। स्कॉटिश भूगोल, स्कॉटलैंड का भूगोल बता था। ठीक, इसने क्या था, इसको क्यों जाना, इसको खाली बस ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ का था। ठीक, वहीं आप यहाँ पर एक है चार्ल्स सेक्सटन, तो इससे आपको पूछ लेता है ना कि इंग्लैंड के मानचित्र कला परंपरा का जनक किसे माना जाता है? तब ध्यान रखिएगा चार्ल्स सेक्सटन। ठीक, ए और डी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या विचार करना है। 1 में है बक्सर का युद्ध, 2 में है पलासी का युद्ध और 3 में है प्रथम आंग्ल मुगल युद्ध। ठीक, तो पहले क्या है प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त घटनाक्रम को उनके कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बढ़ते के बात जब आई है तो आपको पता है कि मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर बात होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये पता होगा कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक, किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ हमें क्रम दर्शाना है। दूसरा है पलासी का युद्ध।
तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। ठीक, ये हुआ प्लासी का युद्ध। तीसरा है प्रथम आंग्ल मुगल युद्ध। हो सके आपको इसका डेट ही दर्शाने के लिए, मिलाने के लिए दे दे। तो प्रथम आंग्ल मुगल युद्ध जो हुआ था 1686 से 1690 तक हुआ था। चूंकि हमसे बढ़ते क्रम में पूछा गया है तो आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आ जाएगा 2, फिर क्या कहता है 1757 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 1764 और फिर आएगा 1696, यानी कि 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि बढ़ते पूछा गया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी का पटना में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ? ये पूछा जा रहा है सर्वप्रथम। तो ये किसका हुआ था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक, और वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में इसे ही क्या जाना जाता है? पटना कॉलेज के नाम से, पटना कॉलेज के नाम से क्या कर नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये बात भी इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी पुर्तगाली कब आया, फ्रांसीसी कब आया, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। 1600 में पुर्तगाली 1498 में आया था और फ्रांसीसी 1664 में, और इसका क्रम भी कभी कभी दर्शाने के लिए दे देता है। चलिए आगे की चर्चा कर लेंगे, और ध्यान दीजिएगा एक एक बिंदु जो आपको बताया जाता है प्लीज नोट डाउन किया कीजिए, आप ही के लिए लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ ताम्रपाषाण कालीन बस्ती के अवशेष नहीं मिले हैं, पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इनमें से जो हो जाएगा, मध्य प्रदेश में मिला है, राजस्थान में भी मिला है, महाराष्ट्र में भी मिला है, लेकिन अगर हम बात करें तो असम में नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर सी। ताम्रपाषाण कालीन का मतलब या काल का मतलब आपको पता होगा कि नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद और कांस्य युग से पहले आया था, कांस्य युग से ये पहले आया। कौन? तो ताम्रपाषाण काल। ठीक, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश से अवशेष मिला ही, लेकिन असम से कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला ताम्रपाषाण कालीन का, वही हमसे पूछा भी जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ था नहीं, आगे की चर्चा कर लेते हैं। आर्य संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो आर्य संस्कृति है ये चित्रित धूसर मृदांड से संबंधित है। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के मृदभांड में, इस प्रकार के मृदभांड में स्लेटी रंग, कौन रंग? तो स्लेटी रंग के बर्तनों पर, ये भी पूछ सकता है आपसे, बर्तनों पर काले रंग से, कौन रंग से? तो काले रंग से डिजाइन बनाया जाता था, डिजाइन बनाया जाता था। ठीक, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आर्य संस्कृति ही इससे संबंधित है। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और एक तरफ आपका हड़प्पा स्थल दिया हुआ और एक तरफ इसका नदी तट आपको मिलाना है। तो पहला अगर हम बात करें ए में है मोहनजोदाड़ो,
तो आपको अच्छे से पता है ये किस नदी से संबंधित हो जाएगा, तो सिंधु नदी से संबंधित हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा 2 नंबर। दूसरे की बात करें, बी में है हड़प्पा, तो हड़प्पा किससे संबंधित हो जाएगा, तो रावी नदी से हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 1 नंबर। हमें मिलान ही तो करना है। सी का है कालीबंगा, तो कालीबंगा किससे संबंधित हो जाएगा, इसमें घग्घर, तो घग्घर कहाँ है, तो इसके सामने ही दिया हुआ है, जो कि सी का हो जाएगा 3 नंबर। बाकी लास्ट बात करेंगे लोथल गुजरात में, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में, तो ये किस नदी से संबंधित हो जाएगा, तो भोगवा नदी से, तो यानी डी का हो जाएगा 4। तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, सिर्फ हमें मिलान ही करना था। आगे की देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किन्हें माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। या फिर यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता था कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है, तब भी कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। वहीं आपको कई बार हम बताएं कि 1815 में इन्होंने किसका स्थापना किया था, तो आत्मीय सभा का। किसका, तो आत्मीय सभा का। वहीं एक और ध्यान रखिएगा, 1828 में इन्होंने किसका स्थापना किया था, तो ब्रह्म समाज का। किसका, ब्रह्म समाज का। ठीक, हालांकि इन्होंने सती प्रथा को भी अवैध घोषित करने के लिए क्या किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को काफी सहयोग प्रदान किया था, ये बात आपको पता भी है। इनका एक आपसे अखबार काफी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा अखबार, मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार। चाहे आप बिहार का कोई एग्जाम दीजिए, ऐसा प्रश्न आपको दिखते रहेंगे। एक और ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये बुक भी पूछा जाता है। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1833 में ब्रिस्टल में। कहाँ, तो ब्रिस्टल कहाँ, तो इंग्लैंड। तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, फिर से हमें सुमेलित लेकिन सही खोजना है। ऑप्शन नंबर ए है, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है तत्वबोधिनी सभा। इसका क्या दिया है सामने, केशव चंद्र सेन, जो कि क्या है, सही है, नहीं, तो ये गलत दिया हुआ है। चूंकि तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक की स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो इसलिए ये गलत हो गया। वहीं बी नंबर है सत्य शोधक समाज, जो कि दिया हुआ है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी क्या है, गलत ही है। चूंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। हालांकि ये सब आपको हम कई बार अच्छे से पढ़ा चुके हैं, इसलिए बोलते हैं जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न उसी से मिलेगा। सी है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी। और आदि ब्रह्म समाज क्या दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय, जो कि गलत है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है, सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा केशव चंद्र सेन जी, केशव चंद्र सेन। तो ये बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसका स्थापना किया था। कब किया था, तो 1905 में किया था। ठीक, वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जी के गोखले लिख देते हैं, समझ जाइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी
साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम पूछ लिया जाता है, समाचार पत्र। तो वो क्या नाम था, ध्यान दीजिएगा, द हितवाद। क्या नाम था, तो द हितवाद। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर, और ये एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी लगा दी गई है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत क्लास पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें। आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न हो, किया करें। और साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बाकी आप लोग खुद क्वेश्चन का लेवल देखिए, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे लाया जा रहा है। बस प्लेलिस्ट एक बार चेक करिए, और मैराथन भी आपको यहाँ तक की डिटेल्स के साथ कराया गया है। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट का फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई किया कीजिए। चलिए 18 नंबर को देते, निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किसकी स्थापना कब हुई थी। पहला नंबर दिया हुआ है इंडियन लीग, तो ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1875 में। वहीं दूसरा है मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। तीसरा है बॉम्बे एसोसिएशन, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी 1852 में। और चौथा है हमारा इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1876 में। तो इस तरह से आप खुद देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले कौन नंबर आएगा, पहले 1852 आएगा, यानी कि 3 नंबर आएगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, यानी ए और बी तो कट हो गया ऐसे ही। फिर 3 के बाद 1852 के बाद कौन आएगा, 1875 आएगा, यानी एक आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए ही इसका सही क्रम हो जाएगा। और अगर हम इसमें बात करें तो आपको पता होना चाहिए और क्या प्रश्न पूछ लेगा। जैसे पहला नंबर पे है इंडियन लीग, इंडियन लीग, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई, बात तो जान गए। अगर इसका आपको संस्थापक पूछ दे तो ध्यान रखिएगा शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष इसके हो जाएंगे क्या, संस्थापक। हालांकि इस संगठन से और भी बहुत लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, वहीं दूसरा नंबर था मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। स्थापना की बात करें 1884 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, जो ये 1884 में हुआ था ये मद्रास में हुआ था, इसलिए मद्रास महाजन सभा नाम है। ठीक, इसके अध्यक्ष जो थे पल्लव रंगैया, पल्लव रंगैया नायडू थे। कौन थे, पल्लव रंगैया नायडू। तीसरा नंबर था हमारा बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन जान ही गए कि 1852 को हुआ था, और इसका स्थापना किया था जगन्नाथ, किसने, तो जगन्नाथ शंकर सेठ ने। तो हो सके आपसे ईस्वी न पूछ के यही पूछ लिया जाए, या इसी का क्रम दर्शाने दे दे। और लास्ट था क्या, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और किसके द्वारा, आनंद बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला शैली का उदाहरण नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं है अगर हम बात करें तो इनमें से ध्यान रखिएगा मेवाड़ चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली और किशनगढ़ चित्रकला शैली, ये तीनों के तीनों राजस्थानी
चित्रकला शैली का क्या है, उदाहरण है, जबकि नहीं है पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, शैली है यानी समझ जाइए। आप एक एक पॉइंट लिख लीजिए, आपको संतुष्टि नहीं होगा। मेवाड़ चित्रकला शैली में ध्यान रख लीजिए कि जैसे कि इस शैली में रामायण, महाभारत, भागवत पुराण ये सब साहित्यिक विषयों को क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। ठीक, उसी तरह से आप बूंदी चित्रकला शैली में ध्यान रखिएगा कि जैसे शिकार के दृश्य, उदाहरण ही पूछ ले हो सके, इसी तरह से शिकार के दृश्य, कृष्ण लीला, ये सब को क्या किया गया है, चित्रित किया गया है किसमें, बूंदी चित्रकला में। और किशनगढ़ चित्रकला शैली में अगर हम बात करें तो इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग और दरबारी जीवन को चित्रित किया गया है। तो ये जानकारी बस आपको ध्यान थोड़ी सी रख लेनी है। चलिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। ठीक, किसके बारे में, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में। एक तरफ बौद्ध ग्रंथ और इसका विषय और इसका ही हमें मिलान सही से करना है। पहला है सुत पिटक, जो कि दिया है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही ही दिया हुआ, और जब सही है तो आपको इसको लिखते चलना है। दूसरा है विनय पिटक, तो एक देखिए ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, यानी बी और अभी हमें 1 2 3 देखना है। विनय पिटक की बात करें तो ये बिच्छुओं के लिए धर्म, बिच्छुओं के लिए नियम, ये बात भी क्या है, सही ही दिया हुआ है। तो 2 भी सही हो गया। वहीं तीसरे की अगर हम बात करें तो अभिधम पिटक, जो कि बौद्ध धर्म और दर्शन के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये भी क्या है, सही है। तीनों का तीनों सही यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, और यही हमें यहाँ पर देखना था। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न की चर्चा करते हैं। फिर से आ गया है मिलान ही वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। एक तरफ आपका मंदिर है और ये किस राजवंश से संबंधित होगा ये बताना है। ए में है कांदरिया महादेव मंदिर, तो ये चंदेल राजवंश से ही संबंधित है, तो ये तो क्या हो गया, सही दिया हुआ है। दूसरा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि सोलंकी गुजरात का सोलंकी से संबंधित है, ये भी क्या है, सही ही दिया हुआ है। तीसरा है एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि दिया है चालुक्य राजवंश से संबंधित है, तो यही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। चूंकि चालुक्य नहीं होना चाहिए था, राष्ट्रकूट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, राष्ट्रकूट, तो तब क्या हो जाता है, ये सही मिलान हो जाता। वहीं ऑप्शन डी है एलिफेंटा का गुफा मंदिर, जो भी ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो राष्ट्रकूट से ही, जो कि सही ही दिया हुआ था। ठीक, तो आपको और इसमें अगर हम पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करें दिलवाड़ा का जैन मंदिर की, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ, माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू। और अगर हम एलोरा का कैलाश मंदिर की बात करें तो ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद में, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में स्थित है। ठीक, और एलिफेंटा का अगर हम गुफा मंदिर की बात करें तो ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के क्लास में इतनी ही। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक शेयर दबा के कर दिया कीजिए, कमेंट भी करिए, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन लेके। थैंक यू।